हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए चैप्टर नंबर जो 4 है यानी कि यूनिट नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, उसके देखिए 2 वीडियोस हम पहले ही दे चुके हैं आपको एमसीक्यू के, और ये उसका कड़ी में तीसरा वीडियो है एमसीक्यू का। और इसमें हम लगभग 25 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। 25 क्या 24 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभवमापी के उपयोग हैं। टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए सेल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, यानी कि विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में 2 सेल का। और टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। डी पार्ट है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए पढ़ते पढ़ते ही याद हो गया होगा आपको कि विभवमापी के यही 3 यूज़ होते हैं सारे के सारे। और देखिए तीनों के बारे में यहाँ पे बोला गया है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए E = KL ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में E1/E2 = L1/L2 ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में स्मॉल r = कैपिटल R और L1/L2 - 1 यानी कि E/V - 1 होता है वैसे तो L1/L2 - 1 इस तरह से ये फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये आपको ध्यान रहने चाहिए, थोड़ा सा हमने थ्योरी क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स आर कंसिस्ट ऑफ। कार्बन मिश्रण प्रतिरोध बनाए जाते हैं कार्बन से, सिरेमिक से, उपरोक्त दोनों से, या उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए कार्बन कंपोजिशन यानी कि कार्बन मिश्रण, इसका मतलब कार्बन में तो कुछ और तो मिलाया ही जाएगा, तो इसका मतलब कार्बन और सिरेमिक। आप ध्यान रखिएगा ये कार्बन और सिरेमिक जो है वो दोनों मिला करके इस तरह के रेजिस्टेंस बनते हैं, तो इसका मतलब उपरोक्त दोनों यानी कि सी पार्ट जो इसका है वो आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, रेंज ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स इज। कार्बन मिश्रण प्रतिरोध की परास क्या होती है? तो 1 ओम टू 100 ओम, 1 ओम टू 1 किलो ओम, 1 ओम टू 1 मेगा ओम, 1 ओम टू 22 मेगा ओम। तो देखिए क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लगे सिलेबस में है या नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए शामिल कर लिए जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है। तो आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि इनकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये 1 ओम से लेकर के 22 मेगा ओम तक होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ़ कलर कोडिंग इज इन कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस इज रेड, ऑरेंज, रेड, सिल्वर। यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोडिंग लाल, नारंगी, लाल, सिल्वर है, तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 23 किलो ओम ±10%, बी पार्ट है 23 ओम ±10%, सी पार्ट है 23 मेगा ओम ±10% एंड डी पार्ट 2.3 किलो ओम ±10%। तो देखिए लास्ट वाला कलर सिल्वर है और सिल्वर की टॉलरेंस हमें मालूम है 10% होती है, तो इसलिए इसके हिसाब से तो ये सारे सही हैं। मतलब हो सकता था किसी क्वेश्चन में टॉलरेंस बदली होती तो उसी के बेस पे चेक कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ सब में 10% है, इसका मतलब अब आपको डिटेल में यहाँ पे निकालना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए कि 2 सब में है शुरुआत में, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला डिजिट रेड आपको मालूम हो या ना मालूम हो 2 को ही इंडिकेट करती होगी। दूसरी डिजिट देखिए 3 सब में है, इसका मतलब ऑरेंज का भी पक्का बिल्कुल क्लियर है हिसाब किताब। अब देखिए यहाँ पे रेड तीसरे नंबर पे दिया है, तो मल्टीप्लायर में जो है वो वही चीज़ होनी चाहिए। वीसी यही डिसाइड करेगा कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही है। तो देखिए रेड अगर हम लिखें, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, इस तरह से कलर्स लिखें, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से इनके नाम रख दें। तो देखिए रेड यानी कि 2 सबसे पहले आ जाएगा, फिर ऑरेंज यानी कि 3, तो 3 आ गया इंटू 10 टू द पावर रेड मतलब फिर से 2 हो गया, एंड सिल्वर के लिए ±10%। तो 23 इंटू 10 टू द पावर 2, देखिए यहाँ पे 23 इंटू किलो है तो 23 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 23 केवल है, ये भी नहीं हो सकता। 23 मेगा ये तो कतई नहीं हो सकता, और ये 2.3 किलो ओम, देखिए ये एडजस्टेबल है, आप यहाँ पे 2.3 लगा लें, इसको कम करें तो ये एक पावर और बढ़ जाएगी ±10%, और अब इसे किलो बनाया जा सकता है, तो यानी कि 2.3 किलो ओम ±10%। ये ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ़ कलर कोडिंग इन कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस इज़ येलो, रेड, ब्लैक, गोल्डन।
यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोडिंग पीला, लाल, काला, गोल्डन है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। फर्स्ट है 42 किलो ओम प्लस माइनस 5%, 42 ओम, 42 मेगा ओम, 42 किलो ओम, 5% सब में है। और गोल्डन के लिए देखिए 5% होता भी है, तो गोल्डन कलर से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। 4-2 यानी कि देखिए येलो 4 होता ही होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। हम फिर से इसे लिख लेते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए सारे जा कर के। तो देखिए येलो के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, तो येलो के करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे कितना है 0 1 2 3 4, येलो के करस्पॉन्डिंग 4 है। रेड के करस्पॉन्डिंग देखिए 2 है इंटू 10 टू द पावर। ब्लैक के करस्पॉन्डिंग जो है देखिए ब्लैक के करस्पॉन्डिंग 0 होता है, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 0 आएगा। एंड गोल्ड के करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस 5% आ जाएगा। अब देखिए 42 इंटू 10 टू द पावर 0 1 हो गया प्लस माइनस 5%, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 42 प्लस माइनस 5% इतना आएगा। और ये देखिए यहाँ पे बी पार्ट आपसे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो है बी पार्ट है। तो थोड़ा सा ऑप्शंस देख लें अगर आप इसे शॉर्ट में करते तो केवल ये फॉर्मूला लिख के, और देखिए पहले दोनों डिजिट्स तो सेम है, टॉलरेंस भी सेम है, तो केवल ये जो तीसरा कलर ब्लैक है यही रिस्पॉन्सिबल होगा कि क्या आंसर होना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लायर रिस्पॉन्सिबल है। और 10 टू द पावर 0 सीधे लगाइए तो इसका मतलब 1 आएगा, यानी कि 42 ही आंसर सही होगा। तो कहने का मतलब है आप ये देख लें कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसी कलर को सीधे ढूंढें। तो ये कलर अगर ढूंढते आप तो पहले ही कलर से काम चल जाता, आपको पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये सिचुएशन, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वहीं काम करेगा जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो उसी हिसाब से तब आप इसके ऊपर वर्कआउट कर पाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ़ कलर कोडिंग इन कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस इज़ ब्राउन, रेड, येलो। यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोडिंग भूरा, लाल, पीला है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें ब्राउन, रेड, येलो और चौथा कलर टॉलरेंस का दिया ही नहीं है, इसका मतलब वो नो कलर है। नो कलर के लिए मालूम है आपको कि आपकी जो टॉलरेंस होती है प्लस माइनस 20% होती है, और सब में वही ऑप्शन दिया है। इसका मतलब इसके बेस पे आप आंसर नहीं पहचान सकते, सब में वही दिया है। ब्राउन रेड का अगर आप देखें बीबी रॉय से, तो ब्राउन के लिए जो है वो आप देखिए 1 होता है, और रेड के लिए 2 होता है, तो 1 2 देखिए 1 2 सब में दिया हुआ है, इसलिए ब्राउन रेड से भी आप नहीं पहचान सकते। इस क्वेश्चन की जो पहचान की जाएगी वो येलो से की जाएगी कि येलो के करस्पॉन्डिंग कौन सा मल्टीप्लायर होगा। और येलो आप देखिए यहाँ पे कितना है, 4 को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब 1 2 सब में है, तो 1 2 तो हमारे हो ही जाएंगे, चाहे आप उसे फॉर्मूले से देखें या ना देखें, वो तो उतना ही हो जाएगा। और इन प्लस माइनस 20% भी हो जाएगा क्योंकि नो कलर है सब में। बस येलो के करस्पॉन्डिंग देखिए 4 है, तो 10 टू द पावर 4 ये मल्टीप्लायर आपका जो है यहाँ पे लग जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, किलो में बनाना है तो 10 टू द पावर 3 चाहिए, एक 0 एक्स्ट्रा है वो इधर भेज दीजिए। तो 120 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 20%, और ये 120 की ये 10 टू द पावर 3 किलो ओम बन जाएगा प्लस माइनस 20%। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ़ कलर कोडिंग इन कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस इज़ येलो, रेड, ब्लैक, ब्राउन, गोल्डन। यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोडिंग पीला, लाल, काला, भूरा, गोल्डन है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर पीला, लाल, काला, भूरा, गोल्डन यानी कि 5 कलर हो गए। तो इसमें ये गोल्डन तो आपका टॉलरेंस हो गया। अब बचे 4 में से इसका मतलब 3 स्ट्रिप होंगी और एक आपका मल्टीप्लायर होगा। मैंने ध्यान दीजिए थ्योरी क्लास में आपको पूरा बताया है कि अगर 3 स्ट्रिप हैं तो क्या होता है, 4 स्ट्रिप हैं तो क्या होता है, 5 स्ट्रिप हैं तो क्या होता है, और एक डॉट वाला मेथड चलता है। डॉट है बॉडी कलर है तो उसके हिसाब से कैसे नाम पड़ता है, सारी चरित्र कलर कोडिंग बता रखी है आपको। आप वो थ्योरी वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहरहाल यहाँ पर देखिए आप गोल्डन के हिसाब से 5% है, तो देखिए सब में 5% दिया, इसका मतलब इसके बेस पे आप आंसर चेक नहीं कर पाएंगे। येलो, रेड, ब्लैक, तो येलो रेड में देखिए 4 अगर आप देखें, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इस तरह से हैं। तो देखिए येलो रेड, येलो के करस्पॉन्डिंग 4 आ गया, रेड के करस्पॉन्डिंग 2 आ गया, तो 4 2 तो देखिए सब में है। ब्लैक के करस्पॉन्डिंग देखिए 0, तो 0 आ गया, 4 20 आ गया। और ब्राउन के करस्पॉन्डिंग देखिए ब्राउन कितना होता है, 1 होता है, तो इंटू 10 टू द पावर 1 ये आपके 3 डिजिट हो गई, 1 2 3 डिजिट मल्टीप्लायर और ये टॉलरेंस और प्लस माइनस 5%, ये आंसर होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि
420 है तो, लेकिन 10 टू द पावर 1 और होना चाहिए, वो नहीं है वहाँ पे। तो अब आप देखिए किलो में बदल लिए इसे, तो 10 एक है और 2 जीरो और मिल जाएँ तो ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2 जीरो शिफ्ट कर लीजिएगा, तो 4.2 इंटू 10 टू द पावर 2 यहाँ से मिला और एक ये, तो 10 टू द पावर 3 ±5%, ये 4.2 किलो ओम हो गया और ±5% हो गया। इसका मतलब यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिख रहा है ये, तो इसका मतलब 4.2 किलो ओम ±5%, ये आपका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ कलर कोडिंग इन कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस इज रेड, ब्राउन, रेड, येलो, गोल्डन। यदि कार्बन मिश्रण प्रतिरोध में रंग कोडिंग लाल, भूरा, लाल, पीला, गोल्डन है तो इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए दोबारा से देखिए, 1 2 3 4 जो हैं वो स्ट्रिप कलर की हैं और एक टॉलरेंस है, इसका मतलब 3 डिजिट होंगी और एक आपका मल्टीप्लायर होगा और एक आपका ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम फॉर्मूला लिख लें, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, और इसमें नंबर भरते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए टेबल वाइज करना बड़ा लंबा रहता है, इसलिए आप एक फॉर्मूला लाइन में ध्यान रखें और उसी के हिसाब से 0 से लेकर 9 तक नंबर भर दें। अब देखिए आपके पास रेड ब्राउन रेड है, तो रेड 2 हो गया, ब्राउन आपका जो है 1 हो गया और फिर रेड है यानी कि 2। तो ये 3 डिजिट तो आपकी जो हैं वो इस तरह से आपकी आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पीला येलो यानी कि 4 है आपका, ये मल्टीप्लायर है तो 10 टू द पावर 4 हो गया और प्लस माइनस टॉलरेंस गोल्डन है तो इसका मतलब 5% हो गई। अब आप देखिए 10 की पावर 4 यहाँ पे है, अगर आप 2 जीरो यहाँ पे ले लें और इधर 2.12 तो ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा और 10 टू द पावर 6 मेगा होता है तो 2.12 मेगा ओम ±5%। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख भी रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है इफ़ करंट आई इज़ फ्लोइंग इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम टी देन हीट जनरेटेड इज़ गिवन बाय। यदि आर प्रतिरोध के किसी चालक में धारा आई समय टी के लिए प्रवाहित होती तो उत्पन्न ऊष्मा होगी I2T RT I2 RT उपरोक्त सभी। तो देखिए आप उत्पन्न ऊष्मा यानी कि वर्क डन यानी कि एनर्जी, ये आपका 3 फॉर्मूले होते हैं, या तो VIT या फिर I2 RT या फिर आपका V2/RT, कोई भी एक होता तो वो सही माना जाता। यहाँ पर देखिए आपको सी पार्ट ये मिल रहा है, यहाँ पे I2T में R नहीं है, RT में I2 गायब है, ये दोनों अधूरे हैं, यही ऑप्शन सी सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सर्किट इज़ गिवन बाय। किसी परिपथ में वह विद्युत ऊर्जा सूत्र से दी जाती है H = I2 RT, H = VIT, H = V2T/R। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ये तीनों ही फॉर्मूले जो हैं वो आपके हीट जनरेटेड या फिर वर्क डन या क्षय ऊर्जा या जो भी कह लें आप सबके लिए होते हैं, तो उपरोक्त सभी जो है आपका सही ऑप्शन होगा, तीनों ही फॉर्मूले आपके सही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है पावर ऑफ एनी सर्किट इज़ गिवन बाय। किसी परिपथ की शक्ति दी जाती है P = I2 R, P = V2/R, P = VI, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए पावर क्या होता है, पावर = वर्क अपॉन टाइम होता है। तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए VIT यानी कि I2 RT या फिर V2/RT, इसमें देखिए T से डिवाइड कर दिए यानी कि T कट जाएंगे और बाकी VI I2 R या V2/R। वही देखिए यहाँ पे है VI I2 R या फिर V2/R, यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। इन क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिएगा जब आप पेपर में करें तो ऐसा नहीं है कि पहला ही ऑप्शन देखा और सही है तो उसी पे टिक मार दिया, आप बाकी भी ऑप्शंस देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं है उपरोक्त सभी हो तब ठीक है। अगर इसमें से नन ऑफ द अबव होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना, तब वो ऑप्शन एक ही सही होता, लेकिन उपरोक्त सभी में देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे ही सही हों, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है किलोवाट आवर इज़ ए यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा मात्रक है इलेक्ट्रिकल पावर विद्युत शक्ति का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा का, उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किलोवाट आवर सब जानते हैं, किलोवाट आवर जिसे BOTU यानी कि एक यूनिट भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल होती है। तो इसी से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये ऊर्जा होती है। दूसरी बात देखिए किलोवाट जो है पावर है और आवर जो है वो टाइम है, तो P × T आप फॉर्मूला जानते हैं, P = W/T, तो यहाँ से P × T क्या होगा, W के बराबर होगा, तो ये पूरा आपका W है यानी कि ऊर्जा है, यानी कि कार्य है, यानी कि विद्युत ऊर्जा। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 63 है 1 किलो वाट आवर इज़ इक्वल टू 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। फेमस क्वेश्चन है, देखिए 1 किलो वाट आवर जो है वो 3.6 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यहीं पे ध्यान रखिएगा 1 वाट इंटू आवर अगर होता तो वो 3.6 10⁻3 जूल के बराबर है, लेकिन किलो वाट कर दिया तो 10⁻3 और लग जाते हैं, तो ये 10⁻6 पहुँच जाता है। तो ये आपका जो है वो 63 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़, वह विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। जूल, किलोवाट आवर यानी कि यूनिट, वाट, किलोवाट। तो देखिए पहली बात तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपको मालूम होना चाहिए, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी कि BOTU ये माना जाता है, और शॉर्ट में इसे केवल यूनिट कह देते हैं, और ये 1 किलोवाट आवर के बराबर ही होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए किलोवाट आवर उसे ही यूनिट कहते हैं। तो 64 का आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। इसके बारे में थ्योरी क्लासेस में मैंने डिटेल में बता रखा है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके। क्वेश्चन नंबर 65 है 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू, एक अश्वशक्ति HP यानी कि हॉर्स पावर तुल्य है। तो 1 वाट, 100 वाट, 1000 वाट, 746 वाट। फेमस क्वेश्चन है ये, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट होता है। जो टुल्लू पंप वगैरह होते हैं, समरसेबल पंप होते हैं, सबमर्सिबल पंप यानी कि समरसेबल भी कहते हैं जिसे, तो वो सब हॉर्स पावर में ही नापे जाते हैं आज की डेट में। तो ये 746 वाट के बराबर होता है। फेमस क्वेश्चन है, छोटी क्लास में भी ये पढ़ाया जाता है। देखिए क्वेश्चन 66 है कि इफ़ ए सर्किट ड्रॉज 5 एम्पीयर करंट एट 200 वोल्ट, कैलकुलेट पावर ऑफ सर्किट। यदि किसी परिपथ में 200 वोल्ट पर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ की शक्ति की गणना करिए। तो देखिए देखते ही पहचान जाइए, I इज़ इक्वल टू 5 एम्पीयर और 200 वोल्ट है यानी कि V इज़ इक्वल टू 200 वोल्ट। तो पावर आपसे पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला VI या फिर I²R या फिर V²/R। अब देखिए V और I दिया है तो यही वाला लग जाएगा, तो सीधे आप इसमें रख दीजिए P इज़ इक्वल टू VI, इसका मतलब 200 × 5 यानी कि 1000 वाट। तो ये पावर का जो है आपका डी पार्ट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है इफ़ एन apparatus ऑफ 2 किलोवाट इज़ ऑपरेटेड फॉर 10 आवर्स, व्हाट विल बी द कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स, यानी कि किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। यदि 2 किलोवाट का उपकरण 10 घंटे तक चलाया जाता है तो वह विद्युत ऊर्जा की गणना करिए। मतलब मान लीजिए जाड़े के दिन है और 2 किलोवाट का हीटर है, आपने 10 घंटे चला दिया तो कितनी यूनिट खर्च हो जाएगी। तो आप देखें यहाँ पे जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स का, उसके लिए मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में भी बताया है। पावर जो है वो किलोवाट में होनी चाहिए, इनटू टाइम जो है वो आवर्स में होनी चाहिए, तो आपका सीधे किलोवाट आवर में कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए पावर जो है किलोवाट में दी है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 2 रख दीजिए, ठीक। टाइम आवर में होना चाहिए तो 10 है ये सीधे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये 20 यूनिट्स यानी कि 20 किलोवाट आवर्स सीधे निकल आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 67 का जो सी पार्ट है वो मैच कर रहा है, इसका मतलब सी पार्ट सही है। अब अगर आपका किलोवाट नहीं दिया होता, वाट दिया होता तो आप 1000 से डिवाइड कर लेते, आर नहीं दिए होते बल्कि मिनट दिए होते तो, या दिन दिए होते तो आप दिन दिए होते तो 24 से मल्टीप्लाई कर देते, घंटे बन जाते। मिनट दिए होते तो 60 से डिवाइड कर लेते, से आवर्स बन जाते। तो वो चीज़ें आप छोटी मोटी देखते रहिएगा। छोटी क्लासेस में इसी को तोड़ मरोड़ के फॉर्मूले आ जाते हैं, जैसे पावर वाट में है, टाइम आर में है तो 1000 अपॉन में कर देंगे, इस तरह का फॉर्मूला बना देंगे। या फिर पावर जो है वो वाट में कर दी और टाइम जो है वो मिनट में है तो 1000 × 60 ऐसे कर देंगे। तो ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं तो कुछ भी आप कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है वाई इलेक्ट्रिसिटी सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, विद्युत ऊर्जा के अन्य रूपों से श्रेष्ठ क्यों होती है। देखिए आर्टिकल भी मैंने आपको डिटेल में बताया है, बहुत सारे कारण होते हैं, देखते हैं। पहला है विद्युत ऊर्जा के उपयोग से कोई हानिकारक उत्पादन नहीं उत्पन्न होता है, ये धुआं वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो हैं जनरेट नहीं होती हैं। इसका संचरण आसानी से हो जाता है, ट्रांसमिशन ईजी है, आप तार लगा दीजिए बस उससे बहती चली जाती है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डन बाई कन्वीनियंटली एंड एफिशिएंटली, सरलता और दक्षता से के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। तीनों ही कारण आपको जो हैं वो सही हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी ये चीज़ आपकी सही होगी। क्वेश्चन नंबर 69 है, देखिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति क्या है। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक सोर्स, विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य। बी पार्ट है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक सोर्स पर यूनिट टाइम, यानी कि विद्युत स्रोत द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य। सी पार्ट बोथ ऑफ एबव यानी कि उपरोक्त दोनों, और डी पार्ट उपरोक्त नन ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शक्ति देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है,
और यहाँ पर देखिए विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य केवल नहीं है बल्कि टाइम भी होना चाहिए। तो देखिए विद्युत स्रोत द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य, तो ये W/T यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका सही माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, इन एन apparatus 250 वोल्ट 125 वाट इज़ रिटन, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द apparatus। किसी उपकरण पर 250 वोल्ट 125 वाट लिखा है तो इसका प्रतिरोध निकालिए। 4 ऑप्शन इस तरह से दिए हैं। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए सपोज़ किसी इंस्ट्रूमेंट जैसे बल्ब है उस पर पावर और वाट, पावर लिखी है यानी कि वाट में, और वोल्टेज लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो आप इससे सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप P = V² लगाएं तो इससे रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज जो है 250 वोल्ट दिया है, पावर जो है वो 125 वाट दी है। तो यूजिंग P = V²/R, तो इससे R = V²/P हो जाएगा, यानी कि 250 × 250 ये वैल्यू रख दी V की, पावर की 125 नीचे रख दी, 25 10 जा 25 5 जा 5 5 जा यानी कि 500। तो इसका मतलब 500 ओम निकलता है, यानी कि हमारा C ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ऑन अप्लाइंग 250 वोल्ट पोटेंशियल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट इन 1 किलोवाट अपरेटस। 1 किलोवाट के उपकरण में 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर बहने वाली धारा की गणना कीजिए। और 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे V = 250 वोल्ट दे दिया और पावर जो है 1 किलोवाट दे दी है, यानी कि 10⁻³ वाट। तो धारा निकालनी है I ? सीधा फॉर्मूला है P = VI। यहाँ से आप I निकालेंगे तो P/V हो जाएगा, यानी कि P 10⁻³ यानी कि 250। तो ये 1000 कर लीजिए अपॉन 250, एक 0 कटा, 25 4 जा, तो यानी कि 4 एम्पियर, यानी कि C पार्ट आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूले अगर आते हैं आपको तो इसलिए आप सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला भी और वो वाला भी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, वाई हीट इज़ जनरेटेड ड्यू टू करंट फ्लो इन कंडक्टर। चालक में धारा बहने से ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। तो पहला है, चालक के परमाणुओं के टक्कर के कारण परमाणु अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं। परमाणु अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खोते हैं। बी पार्ट देखिए, परमाणुओं से टक्कर के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं, ये ऑप्शन सही है। सी पार्ट उपरोक्त तो दोनों तो नहीं सही हैं, बी ही सही है, और उपरोक्त तो कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है, बी पार्ट सही है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो है आपका बी होगा। देखिए पॉजिटिव आयंस जो हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, बस ये वाइब्रेट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो जब चलता है जिगजैग मोशन में तो वो कभी इससे टकराता है, कभी इससे टकराता है, कभी इससे टकराता है और एनर्जी लूज़ करता रहता है। फिर उसको बढ़ने के लिए सेल से एनर्जी चाहिए होती है, तब जाके कहीं बढ़ पाता है। तो प्रतिरोध यही है, जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो खर्च हो जा रही है इलेक्ट्रॉन की, यही चीज़ जो है वो सिस्टम का रेजिस्टेंस कहलाती है। तो ये थ्योरी क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया भी है मैंने, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, जो बच्चे कंटिन्यूसली मेरे से पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, वीडियोस सारे देख रखे हैं, तो उनको इन क्वेश्चंस में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, थ्योरी नहीं पढ़ी और सीधे इनको पढ़ रहे होंगे, तो आपको हर क्वेश्चन एक अलग कहानी बता रहा होगा। हर चीज़ में ऐसा लग रहा होगा, अच्छा चलो इसे भी याद कर लेंगे, चलो ये नया है इसे भी याद कर लेंगे, सब याद कर लेंगे, और लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं याद होगा। तो इसलिए अभी भी टाइम है, आप थ्योरी क्लासेस को रेफ़र करें और तब उससे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है, सारी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, आप उनकी स्पीड बढ़ा के उनको देख सकते हैं। जो चीज़ पता है आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। जो चीज़ नहीं पता है उनको डिटेल में देखें, मतलब किसी भी तरह से आप देखें। आपके पास 24 घंटे हैं और एक यूनिट में 24 वीडियो भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ एक दिन में आप एक यूनिट रिवाइज़ कर सकते हैं फुल स्ट्रेंथ से। कोई पहली बार पढ़ना, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और पहली बार भी पढ़ना शुरू करे, तब भी वो सारा सिलेबस कर सकता है। अभी इतना टाइम बचा है आप लोगों के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, इन ए मीटर ब्रिज बैलेंस लेंथ इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फॉर यूजिंग 100 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस। मीटर सेतु में 1000 ओम का प्रतिरोध बॉक्स में उपयोग करने पर संतुलन की लंबाई 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान क्या है। मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में भी बताया है, लेफ़्ट वाले गैप में जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है, राइट वाले गैप में ये लगता है आपका नॉन रेजिस्टेंस, और वायर की लेंथ जो है बैलेंस होती है। तो ये जैसे मान लिया सपोज़ करिए 40 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो रही है, तो बचा हुआ ये से आपका 60 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि टोटल तो आपका जो है वो 1 मीटर ही होता है केवल। अब 1000 ओम का नहीं 100 ओम का प्रतिरोध बॉक्स निकाला है, यानी कि ये 100 ओम है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है।
तो फार्मूला वैसे तो इसका होता है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि रेशियो इधर का इससे लीजिए तो इधर का इससे ले लीजिए, या इधर का इससे लीजिए तो इधर का इससे ले लीजिए, कोई भी किसी से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 100/s करेंगे आप तो इज़ इक्वल टू 40/60, ये इस तरह से आ जाएगा आपका। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 3, तो यहाँ से 2s इज़ इक्वल टू 300 हो जाएगा, यहाँ से s इज़ इक्वल टू 150 ओम आ जाएगा। और यहाँ पर देखें आप तो आपको C ऑप्शन जो है वो करेक्ट मिलता है। तो ये मीटर ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल था जो कि आसान था। अगर आपने मीटर ब्रिज के कंसेप्ट देख रखे हैं तो ये आपको बहुत आसान लगा होगा। आइए चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74, इन पोटेंशियोमीटर बैलेंस लेंथ इज ऑब्टेन्ड एट 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर फॉर 2 सेल्स, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर EMF। विभवमापी के 2 सेलों के लिए संतुलन की लंबाइयाँ 120 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती हैं। इनके विद्युत वाहक बलों के अनुपात की गणना करिए। तो देखिए L1 L2 दिया है, E1/E2 चाहिए, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, E1/E2 इज़ इक्वल टू L1/L2 होता है। तो यहाँ पे 120/200 कर दीजिए, 0 0 कट गया, 4 3 जा 4 5 जा, यानी कि 3:5। इसका मतलब देखिए यहाँ पे C ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे लगभग 25, वैसे तो 24 हैं क्वेश्चंस, लेकिन लगभग 25 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, और अब मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का आंसर करें। और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में उनको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो भी आपको प्राप्त होती रहें। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको फिर सारे अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।